कल हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का केमिस्ट्री है और आज इसका हम लोग 7वां पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या जी? चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलियन। हम लोग कल पढ़े थे अंतिम टॉपिक अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे ना। उसको हम लोग कितना प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। क्या क्या बताए थे? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जो पढ़ाए भी थे, थोड़ा सा टॉपिक बाद बाकी रह गया था जो अभी पढ़ा देंगे। दूसरा जो चीज पढ़ाए थे हम लोग, उसको पढ़ाए थे क्वथनांक का उन्नयन। क्या पढ़ाए थे? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा जो था हिमांक का अवनमन और चौथा पढ़ाए थे प्रकार परासरण दाब। समझे कि नहीं? तो आज उसी में थोड़ा सा चीज बाकी रह गया जिसको पढ़ा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना। काम नहीं कर रहा है। आणविक द्रव्यमान की गणना ऐसे कैसे हो जा रहा है ये? आणविक द्रव्यमान की गणना। हम कैसे लिखेगा? आणविक द्रव्यमान की गणना। समझे कि नहीं? आणविक द्रव्यमान की गणना। अब आ गया, सही हो जाएगा यार। आणविक द्रव्यमान की गणना। चलिए देखिए ध्यान से, क्या गणना में हम लोगों को लिखना है वो समझिए। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से। हम मानते हैं, माना कि किसी अवाष्पशील पदार्थ है, उसकी पदार्थ की मात्रा W ग्राम है। माना कि इससे कैसे हो रहा है? इसको स्टॉप कीजिए तो। देखिए टॉपिक है कि वाष्प के दाब के आपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना हम लोग अभी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कैसे पढ़ेंगे ध्यान से समझिएगा। हम मान लेते हैं, हम मानते हैं कि माना कि, क्या मान लेते हैं? माना कि अवाष्पशील विलय पदार्थ की मात्रा, अवाष्पशील जो विलय पदार्थ है, समझिएगा, विलय पदार्थ की जो मात्रा है वह है छोटका W ग्राम। कितना है? छोटका W ग्राम। क्लियर हुआ? कितना है? छोटका W ग्राम। समझ में आई बात ना? समझिएगा ध्यान से। ठीक है? छोटका W ग्राम है। ठीक है? अब इसके बाद देख लीजिए, छोटका W ग्राम है। अब यहां देखिए, विलायक की जो मात्रा है, किसकी मात्रा? विलायक की जो मात्रा है, विलायक की जो मात्रा है तो लिखेंगे विलायक की मात्रा
बढ़का डब्लू ग्राम है। कितना है? बढ़का डब्लू ग्राम है। समझ में आई बात है? तब तथा विलय व विलायक तथा विलय व विलायक विलय व विलायक के अनुभार जो हैं, के अनुभार एगो के हम ले लेते हैं। अनुभार समझिए आ रहा होगा, है ना? विलय का अनुभार, विलायक का अनुभार। तो विलय का अनुभार मान लेते हैं कि छोटका एम तथा विलायक का अनुभार क्या है? बढ़का एम। बढ़का एम हो। तो अभी आप लोगों को हम बताए थे कि जो हम लोग राउल्ट का नियम पढ़े थे, किसका नियम पढ़े थे? राउल्ट का नियम। क्या कह रहा था? देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोगों को मोल निकाल लेना है। किसका क्या निकालना है? मोल। तब राउल्ट का नियम लगा देंगे। तो विलय, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, क्या चीज देखिएगा कि जो विलय है, ये जो विलय है, तो विलय का जो मोल होगा वह विलय का मोल क्या होगा? भार बटा अनुभार। किसका भार? तो विलय का भार बटा विलय का अनुभार। विलायक का मोल निकालेंगे तो अनुभार बटा द्रव्य क्या चीज? भार बटा अनुभार। भार किसका? विलायक का अनुभार बटा, है ना, विलायक का, माने विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार। समझे कि नहीं? तो अब देख लीजिए, विलय का मोल जब हम लोग निकालेंगे, विलय का मोल निकालेंगे, तो विलय का मोल को हम लोग क्या चीज करेंगे? छोटका एन से सूचित करते हैं। तो भार बटा अनुभार, तो इसका भार है डब्ल्यू और अनुभार को बोलते हैं एम। देखिए ना, यहाँ भार बोले थे कितना? डब्ल्यू, और इसका हम लोग अनुभार क्या बोले हैं? एम। डब्ल्यू बटा एम। वहीं अगर हम लोग विलायक का अनुभार निकालते हैं, किसका निकालते हैं? विलायक का अनुभार बोल रहे हैं, विलायक का मूल निकालते हैं, यानी कि कैपिटल एम निकालते हैं, तो बढ़का डब्ल्यू बटा बढ़का एम। यहां तक आ गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे राउल्ट का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं? राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम जो आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें हम लोग क्या उसका फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना? तो उसका फॉर्मूला था पी नॉट घटाओ पी एस बटा पी नॉट बराबर, यहाँ पे हो जाता है टोटल एन बटा एन प्लस एन। लिखवाए थे कि नहीं? पूरा दोनों विलय और विलायक का जोड़। अगर विलय का निकालेंगे तो छोटका एन और उसका निकालेंगे तो बढ़का एन। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, अब यहाँ पे इस सांद्र, यहाँ पे सांद्र विलयन के लिए था। सांद्र विलयन का मतलब है जिसमें विलय की मात्रा कुछ ना कुछ हो। लेकिन अगर हम लोग ले लेते हैं तनु, है ना, तो हम लोग सांद्र की जगह पर तनु विलयन ले लेंगे। तो तनु का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब हो जाएगा कि विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम है, तभी तो पतला हो गया। जैसे मान के चलिए कि अगर खीर आप बना रहे हैं, आप खीर में बहुत सारा चीनी डाल देंगे तो मीठा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सांद्रता ज्यादा हो गया। लेकिन चीनी कम डाल देंगे तो सांद्रता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि गाढ़ापन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? कि यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि ये जो पी नॉट माइनस पी एस बटा यहाँ जो पी नॉट आया है, यहाँ पर जो एन बटा एन है, अगर हम तनु विलयन ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं? तनु विलयन। तो अगर तनु विलयन ले लें, विलयन कैसा ले लें? तनु। तो अगर विलयन हम तनु ले लेंगे तो यहाँ जो एन होगा, तो एन यानी कि विलय जो होगा वह क्या मान लेते हैं? नगण्य, न के बराबर है। हम एकदम पतला, यानी कि नगण्य है, न के बराबर अगर हम लोग ले ले तो ई एनमा यहाँ रहेगा, बटा नीचे एनमा तो समाप्त हो जाएगा। नीचे का एन क्या हो जाएगा? समाप्त। अगर नगण्य है मैंने जीरो है, यानी कि हो जाएगा क्या चीज? बढ़का एन। एन बटा क्या हो जाएगा? बढ़का एन। समझ में आ रहा है बात? तो ये अगर आ जाए तब यहाँ से देखिए जरा सा, यहाँ से देखिए, क्या देखिएगा कि पी नॉट घटा पी एस बटा पी नॉट इज इक्वल टू, इस एन का मान कितना है? डब्ल्यू बटा एम। और ई वाला का मान कितना है? बढ़का एन का मान कितना है? बढ़का डब्ल्यू बटा बढ़का एम, है ना? बढ़का एक मिनट, बढ़का डब्ल्यू बटा बढ़का एम, है कि नहीं है? अब इसको हल कीजिएगा, अगर तो इसको हल कीजिएगा तो पी नॉट पी एस बटा पी नॉट बराबर ई एम ऊपर चल जाएगा, तो डब्ल्यू गुना कैपिटल एम, नीचे हो जाएगा एम गुना कैपिटल डब्ल्यू। यही फार्मूला हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना?
यही हो गया हमारा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में अवाष्पशील के आणविक द्रव्यमान की गणना, और इसी से हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो अब हम लोग देख लेते हैं, अगर इस समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा हम क्या पढ़ाए थे, तो आपको याद होगा कि दूसरा पढ़ाए थे क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या पढ़ाए थे? क्वथनांक में उन्नयन। ध्यान से समझिएगा, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है इसको समझ लीजिए। उन्नयन का मतलब ऊंचा है कि नहीं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एलिवेशन। ELEVATION, एलिवेशन ऑफ, है ना, किसका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक, है कि नहीं, उबलने की पावर शक्ति। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे? हो गया आपका जी, है ना? तो इसको ध्यान से क्या समझेंगे कि जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय, ध्यान समझिएगा, जब किसी अवाष्पशील, कैसा? अवाष्पशील, अवाष्पशील, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को, किसको? ठोस विलय को, ठोस विलय को, जब किसी अवाष्पशील ठोस विलय को हम लोग क्या करते हैं? विलायक में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? विलायक में, विलायक में मिलाते हैं, विलायक में मिलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? विलायक में मिलाते हैं। जब आप इसको विलायक में मिलाइएगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, समझे कि नहीं, उसका जो क्वथनांक होगा, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो जब आप किसी अवाष्पशील ठोस विलय को ले लीजिएगा और अगर उसको किसी विलायक में डालिएगा तो उसका जो होगा, तो उसके क्वथनांक, उसके क्या होगा? क्वथनांक, उसके क्वथनांक में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि। क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि होती है। मतलब इसका क्या है? क्वथनांक में वृद्धि होने का मतलब यानी कि जो पहले टेम्परेचर पर जो उबल रहा था वो टेम्परेचर पर अब न उबल करके उससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। नहीं, विलियर बनाने के लिए फिर क्या लगेगा? ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसी वृद्धि को, बात समझिएगा, इसी वृद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आया समझ में? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ में आ गया बात है? और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं भाई बाबू? तो इसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल्टा टी बी, है ना, डेल्टा टी, एकरा में बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए बी लगा दिए। इसे डेल्टा टी बी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डेल्टा टी बी से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कर दीजिएगा, या सूचितो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? यानी कि इसमें जो कहने का मतलब है कि अगर ठोस विलायक अवाष्पशील पदार्थ को विलायक में मिला देंगे तो इसमें क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि यह माने टीबी समानुपात किसका हो जाएगा? तो टीबी समानुपात हो जाएगा मोललता का। किसका हो जाएगा? मोललता का। तो डेल्टा टीबी जो हो जाएगा इस आधार पर, यह समानुपाती किसका हो जाएगा? मोललता पर। किसका समानुपाती हो जाएगा? मोललता का समानुपाती हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब यहां से मोललता को हम लोग छोटका एम से सूचित करते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं छोटका एम, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहां से जब आप इस समानुपात के चिन्ह को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। वह कांस्टेंट किसका होगा? तो वह कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे के बी। क्या बोलेंगे? के बी। क्या बोलेंगे? के बी। और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम। क्या हो जाएगा? के बी गुना एम। आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा। अब एम क्या है? तो मोललता है, और मोललता का सूत्र पढ़े हैं ना? मोललता का सूत्र क्या पढ़े हैं? डब्ल्यू गुना 1000 बटा एम गुना बढ़का डब्ल्यू। वह क्या चीज में? ग्राम में। क्या चीज में? ग्राम में। यही मोललता रहता तो क्या होता? डब्ल्यू गुना 1000 बटा एम गुना डब्ल्यू, क्या चीज में? लीटर में।
इसमें लीटर में, इसमें रहेगा तो किसमें, मोललता किसमें होता है, केजी में, ग्राम में। समझ में आई बात? तो ये मान को हम इसमें रख देंगे, तो इस मान को रखेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, और यहाँ पर एम का मान क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू गुना 1000, मोललता का सूत्र, यानी कि एम गुना बढ़का डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसमें होगा, ग्राम में होगा। समझ में आई बात? तो यही इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला। यही इसका क्या बन गया, फार्मूला। अब इस बात को समझिए, इसका ग्राफ कैसे तैयार होगा, इसका ग्राफ कैसे तैयार होगा, इस बात को समझना है। इसका ग्राफ कैसे तैयार होगा, तो इसका ग्राफ देख लीजिए, आपको हम यहीं पे बना देते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ देख लीजिए, आप बात को समझिए। देखिए होता क्या है कि कोई द्रव कब उबलता है, बताइए, कोई द्रव उबलता कब है, तो ध्यान समझिए, कोई द्रव्य है वह उबलेगा जब तक, कब उबलेगा भाई, जब तक उसका जो ताप है वायुमंडलीय दाब के बराबर न हो जाए। समझ में आई बात? कोई द्रव्य तभी उबलता है, फिर से समझ लीजिए, कोई द्रव्य तभी उबलता है, कोई द्रव्य तभी उबलता है कब, जब तक क्या, उसका ताप, जब तक का उसका ताप, समझे कि नहीं, वायुमंडलीय ताप के बराबर न हो जाए। जब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाएगा तो द्रव्य क्या हो जाएगा, उबलना शुरू करेगा। यानी कि अगर ग्राफ की अगर चर्चा करेंगे तो देखिए हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, मान के चलिए कि ग्राफ है, तो वायुमंडलीय तो ऊपर रहेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं वायुमंडलीय दाब, क्या लिख देते हैं, वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वायुमंडलीय दाब, तो इसका जो ग्राफ मेरे भाई बनेगा वो समझिए, मान के चलिए कि एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा हो गया, इस रेखा पर जो है, जो विलियन का टेम्परेचर है, विलियन का जो टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टीबी। क्या बोलेंगे, टीबी। ये टीबी क्या है, विलियन का ताप है। क्या है, विलियन का ही ताप है, लिख देते हैं, ये क्या चीज है भैया, विलियन का ताप है। और इसमें एक हम ले लेते हैं आपका विलायक, तो विलायक को अगर ऊपर रखें तो इसको हम लोग सूचित कीजिए टी नॉट से। कैसे सूचित कीजिए, टी नॉट से। ये क्या है, विलायक का ताप है। तो निश्चित तौर पर देखिए विलायक का ताप है, तो आपको इस बात के लिए समझिए, ध्यान से ध्यान समझिएगा, इसमें जो वायुमंडलीय, देखिए विलायक जो है, विलायक क्या है, तो विलायक जो जिसको घुला दे। अब विलियन क्या है, उसमें दो चीज है, विलय प्लस विलायक। तो इसका टेम्परेचर, इसको वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा। इसको अगर पहुंचना होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर तो ऐसे धड़ाक से पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? और अगर इसको पहुंचना होगा तो इसको इससे ज्यादा समय लगेगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो अब इसमें जो समय लगा, इसको गौर से समझिएगा, इसमें जो समय लगा मेरे भाई, इसमें जो समय लगा उसको समझिए। इसमें जो समय लगा तो देखिए इसमें कम समय लगा, इसमें क्या है, ज्यादा समय लगेगा। तो ई जो बीच की दूरी हुआ ई वाला, इसी को बोला जाता है डेल्टा टीबी, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन। इसी को क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। आया समझ में? विलायक के टेम्परेचर को वायुमंडलीय दाब में जाने में और विलियन के टेम्परेचर को वायुमंडलीय दाब तक मिलने में जो लगता समय है, उसी समय के अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ में आ गई बात है? कोई दिक्कत है? क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक मैटर आता है, उसको समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? अब आता है मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या चीज? मोलर, क्या लिखेंगे, मोलर, है ना, क्या लिखेंगे, मोलर, और क्या बोले हम, उसी को बोला जाता है, मोलर कहिए या इसी को बोलिए आणविक उन्नयन, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक। समझे कि नहीं? मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या है, इसको हम लोग कहेंगे, मोलर को तो मोलर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर को मोलर ही बोलते हैं। और आणविक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बोलते हैं। और उन्नयन स्थिरांक तो हो जाएगा क्या चीज,
तो ई हो जाएगा इल्वेंट, है ना, क्या हो जाएगा इल्वेंट इन, है ना, कांस्टेंट। इल्वेंट क्या हो जाएगा, एलिवेशन कांस्टेंट कर दीजिए इसको, एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आई बात है, यानी कि मोलर और मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। समझ में आ गई बात है। अब जैसा देखिए क्या है, इसकी परिभाषा जान लीजिए, बहुत आसान परिभाषा। क्या परिभाषा है कि जब किसी अवाष्पशील विलय का एक मोल, देखिए ध्यान से, जब किसी अवाष्पशील, जब किसी अवाष्पशील विलय एक मोल, विलय का एक मोल, कितना मोल, एक मोल, आगे समझ में, एक मोल 100 ग्राम विलायक में, कितना में, 100 ग्राम विलायक में मिलाते हैं, 100 ग्राम विलायक में मिलाते हैं। विलय का कितना मोल मिलाते हैं, एक मोल। कितना विलायक में मिलाते हैं, तो 100 ग्राम विलायक में मिलाते हैं। समझ में आ गई बात है। तो क्वथनांक, तो ये जो क्वथनांक होगा, तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, क्वथनांक में होने वाला उन्नयन, क्लियर हो रहा है ना, क्वथनांक में जो होने वाला उन्नयन है उसी को मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और इसे जानते हैं, और इसे के से सूचित करते हैं। क्या चीज से, के से सूचित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, के से। किससे सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं। अब यहां देखिए तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी भी, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी भी। डेल्टा टी बी जो हो जाएगा वह डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा, तो देखिए के हो गया गुना, अब यहाँ पे अगर हम मोललता को ले लेते हैं, यही ना फॉर्मूला था इसके पीछे, हम देखिए ना जी, यही ना था, के बी गुना डब्ल्यू गुना 1000 बटा एम गुना डब्ल्यू। तो अब कहता कि 100 ग्राम में कहता है, तो 100 ग्राम में तो 100 ग्राम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के गुना डब्ल्यू गुना 1000 नहीं, डब्ल्यू गुना कितना 100, डब्ल्यू गुना कितना 100, डब्ल्यू गुना कितना 100, एम गुना फिर कितना बढ़का डब्ल्यू। अब बढ़का डब्ल्यू किस में रहेगा, तो ग्राम में। बढ़का डब्ल्यू किस में रहेगा, ग्राम में। समझ में आई बात है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोलर का, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया ना। अगर इस मोलर के जगह पर मोलर ना होकर के मोलल होता, क्या होता, मोलल, क्या होता, मोलल, तब देखिए ध्यान से, तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक पढ़ लिए, अब पढ़ लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। समझ में आ गया बात है। तो इसकी क्या परिभाषा इस आधार पर बन सकती है, तो इस आधार पर इसकी परिभाषा देख लीजिए, इसकी परिभाषा देख लीजिए इस आधार पर कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, देखिए कैसे से, कि जब किसी अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ, क्या विलय डायरेक्ट लिखे ना, अवाष्पशील विलय को किसमें, एक मोल में, कितना मोल में, एक मोल में। 100 ग्राम इसमें नहीं होगा, 100 ग्राम होगा तो मोलरता हो जाएगा,
100 ग्राम होगा तो क्या हो जाएगा मोलरता। तब कितना ग्राम में 1000 ग्राम में या 1 केजी में। बस इतना ही का फर्क है दोनों परिभाषा में। मोलल और मोलरता में एक ही का अंतर है कि जब मोलरता होगा तो 100 ग्राम, अब मोलल होगा तो 1000 ग्राम। समझ में आ गई बात। 1000 ग्राम में मिलाते हैं, क्या करते हैं मिलाते हैं। अगर इसको हम मिला देते हैं तो क्वथनांक जो होगा, तो क्वथनांक में होने वाला जो उन्नयन होगा, तो क्वथनांक में होने वाला उन्नयन क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा। आया समझ में ना। तो बस फार्मूला में भी खाली 100 की जगह पर 1000 कर दीजिएगा, उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अंतर हुआ। क्या चीज देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अंतर क्या हो गया सो समझिए। अब यहां पे जैसे ही डेल्टा टीबी निकालिएगा, डेल्टा टीबी, तो ये क्या हो जाएगा केबी गुना डब्ल्यू गुना कितना 1000 अब बटा एम गुना डब्ल्यू, और डब्ल्यू किस में रहेगा ग्राम में। डब्ल्यू किस में रहेगा ग्राम में। यहां पे जब 1000 कर दीजिएगा तो मोलल उन्नयन स्थिरांक होगा, और जब 100 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना। बस इतना ही का फर्क है। समझ में आई बात है, इतना ही का क्या है फर्क है। अब इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हिमांक का अवनमन। तीसरा का प्रकार क्या था, हिमांक का अवनमन। अब देख लीजिए हिमांक क्या चीज है, हिमांक। हिमांक का क्या पढ़ेंगे अवनमन। क्या पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। क्या पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन माने नीचे, माने क्या चीज डिप्रेशन। क्या चीज डिप्रेशन। डिप्रेशन किसका डिप्रेशन, तो हिमांक का। तो हिमांक को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे है ना, क्या बोलेंगे डिप्रेशन। बोलो 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 डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आया समझ में, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है देखिए ध्यान से, ये भैया मोरे क्या है। तो आइए इसको सीखते हैं। ये है क्या चीज देखिए ध्यान से, ये है आपका है ना, ये क्या है समझिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है देखिए ध्यान से। ठोस अवस्था को, किसको ठोस अवस्था के वाष्प दाब, इसका हम ऐसे पहले अवनमन हिमांक समझ लीजिए। ठोस अवस्था के वाष्प, देखिए ध्यान से, पहले इसे लिखिए, इसको हटाइए, इसको पहले कैसे लिखिएगा, इसका परिभाषा कैसे बनाए। देखिए किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है। पहले हिमांक पढ़ लेते हैं, समझे कि नहीं। हिमांक किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का हिमांक, किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है। क्या है, वह तापमान है। समझ में आ रहा है बात। किसी पदार्थ का हिमांक वह तापमान है जिस पर देखिए कोई भी जो द्रव होगा, तो द्रव का जो वाष्प दाब है वह बदल जाए किस में, ठोस में। अरे भैया द्रव जब ठोस में बदलेगा तब ना फ्रीजिंग हो गया उसका, तो ठंडा हो गया, जम गया। जमने को ही क्या कहते हैं हिमांक। जमने को ही क्या कहते हैं हिमांक या फ्रीजिंग। समझ में आ गई बात। तो किसी पदार्थ का हिमांक क्या है, तो वह तापमान है जिस पर क्या चीज, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, द्रव का जो वाष्प दाब है ये किसके बराबर हो जाए, तो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है।
समझ में आ गई बात? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब के बराबर होता है। क्लियर हो गया? ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। अब इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे अगर इतना नहीं समझ में आए? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि सर द्रव से ठोस, द्रव से ठोस का बनना ही क्या है? हिमांक है। नहीं समझ में आया? कैसे समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको इस तरह से ही बोलते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि 1 बिलियन का, इसका 1 बिलियन का, बोल रहा है क्या वो? देखिए 1 बिलियन का तभी हिमीकरण होता है, 1 बिलियन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब जो होता है ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। समझ में आ गई ना? मैंने जो भी द्रव अवस्था वाला है किसमें बदल जाए? ठोस अवस्था में। वो भी एक लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्या लिख सकते हैं कि 1 बिलियन का तभी क्या हिमीकरण होता है, माने जमता है। एक बिलियन का तभी हिमीकरण होता है। कब होता है हिमीकरण बताइए? जब उसका वाष्प दाब, जब उसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठोस अवस्था के क्या लिखे? ठोस विलायक है ना जी, ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। अब आ गया समझ में? यानी कि द्रव किस अवस्था में बदल जाए? ठोस में। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हिमीकरण या फ्रीजिंग या हिमांक। समझ में आ गई बात ना? अब हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। अब क्या पढ़ेंगे? हिमांक का अवनमन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हिमांक, हिमांक की परिभाषा देख रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिए, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? तो वही बात को लिखेंगे कि जब किसी अवाष्पशील विलय को, जब किसी अवाष्पशील विलय है ना, जब किसी अवाष्पशील विलय को, विलय माने कुछ भी हो सकता है ठोस, अब उसको किस में मिलाएंगे? द्रव विलायक में मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? द्रव विलायक में क्या करते हैं? मिलाते हैं। द्रव विलायक में क्या करते हैं? मिलाते हैं। अरे भैया किसी भी विलायक को किसमें मिलाएंगे? विलायक में ना मिलाएंगे जी। अब विलायक क्या लिए हुए हैं? द्रव। विलायक कैसा है? द्रव विलायक में मिलाते हैं। तो अब विलयन का क्या हो जाएगा? वाष्प दाब क्या हो जाएगा? तो तब विलयन का जो वाष्प दाब है वह विलायक से कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या होता है? विलायक से कम हो जाता है। वाष्प दाब कम काहे हो जाता है? देखिए समझिए, जैसे अगर मान लिया जाए कि जैसे ही आप मिला दीजिएगा तो पहले तेजी से खोल रहा था और उसमें कुछ मिला दीजिएगा तो अब धीरे से खोलेगा, यानी कि उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? जैसे कोई पानी खोलने लगा तो उसमें जाकर के आप कुछ और चीज डाल दीजिए तो थोड़ा कम देरी में खोलेगा वो, तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। और कोई चीज मिलाइएगा तब तो फिर विलयन तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? विलयन तैयार। तो अतः विलयन जो हो गया, विलयन जो तैयार हुआ वह विलायक से क्या हो गया? कम ताप पर, माने कम ताप पर क्या होने लगा? जलने लगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज में खाली पानी है तो पानी तो जल्दी माने उबलने लगेगा, और उसमें डाल दिए चीनी तो चीनी, अब जब चीनी डाल देगा तब उसको भी उबलने में समय न लगेगा, ज्यादा न लगेगा। तो विलयन जो होगा उस समय, तो इसका मतलब यह है कि पनिया खाली रहता तो मैंने कमे ताप पर उबल जाता, कमे ताप पर क्या हो जाता? उबल जाता।
तो हिमांक में क्या हो गया, कमी आ गई। हिमांक में क्या हो गई, कमी आ गई। तो हिमांक में इस कमी, अरे भैया इसको मैंने हिमांक में इस कमी को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। आया समझ में? तो वही लिख रहा है कि जब किसी अवाष्पशील विलय को द्रव्य विलायक में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो निश्चित बात है कि विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, विलायक से कम हो जाएगा। तो विलयन का वाष्प दाब किससे कम हो जाएगा, विलायक से कम हो जाता है। विलायक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कम हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? जैसा अकेले तो पीटना रहेगा तो मार के हर देंगे, लेकिन तो दूगो हो जाएगा तो हमको मारने में बाहर ज्यादा पड़ेगा ना, तो हमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ रहा है और पिटाई कम हो रही है। तो वही बात है कि पहले विलायक है तो जल्दी से खोलने लगेगा, लेकिन उसमें और कुछ मिल जाएगा तो कम देरी में खोलेगा, समय ज्यादा लगेगा ना। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि वाष्प दाब विलायक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दो चीज मिल गया तो विलयन का कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अतः विलयन विलायक से, अतः विलयन क्या है, विलायक से, अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जलता है। अतः विलयन विलायक से कम ताप पर जलता है। क्या करता है, कम ताप पर जलता है। स्वाभाविक सी बात है कि जलेगा। तो अब क्या था, पहले ज्यादा ताप पर उबल रहा था, अब कम ताप पर हुआ तो दोनों के बीच में अंतर आया ना। इसी अंतर को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन। जलता है तो हिमांक में इस कमी को, हिमांक में इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। समझ में आ गई बात है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए और मैटर क्या समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे सूचित किया जाएगा, तो इसे देखिए यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ बोलेंगे इसको। तो इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस हिसाब से डेल्टा जो टीएफ होगा किसका समानुपाती होगा, इसमें किसका समानुपाती हो जाएगा, तो मोललता का। उसमें भी किसका समानुपाती हुआ था, मोललता का। तो डेल्टा टीएफ किसका समानुपाती हो जाएगा, मोललता का। स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पे जब इस समानुपात को हटाइएगा तो डेल्टा टीएफ बराबर कोई एक और कांस्टेंट आगे जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे के एफ। क्या बोलेंगे इसको, के एफ। के एफ गुना मोललता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एम से। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसको और जल्द से बनाना चाहिएगा तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ। अब मोललता बराबर क्या होता है, डब्ल्यू गुना 1000। क्या होता है, डब्ल्यू गुना 1000 बटा एम गुना बढ़का डब्ल्यू। अब यही किस में रहेगा, ग्राम में। किसमें रहेगा, ग्राम में। तो ये वाला फार्मूला को आपको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। समझ में आ गया बात? ये किसके लिए हुआ, मोललता के लिए। मोललता के लिए किसके हुआ, मोललता के लिए। तो अब इसी हिसाब से जब हिमांक का अवनमन हम लोग समझ में आ गया तो मोलल अवनमन स्थिरांक देख लेते हैं। इसमें भी मोलल के बाद इसमें भी मोलर अवनमन स्थिरांक दोनों देख लेते हैं इसका। समझे कि नहीं? तो अब इसमें देख लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, ध्यान समझिएगा, क्लास 12 का है ना। तो मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो अवाष्पशील विलय का कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल। अवाष्पशील विलय के 1 मोल।
अवाष्पशील विलय का कितना मोल? 1 मोल। कितना ग्राम में? जब मोलल की चर्चा करेंगे, याद रखिएगा फिर से, जब मोलल की चर्चा होगी तो 1000, अब मोलर की चर्चा होगी तो 100। अभी तो बताए यार, 1000 मोलल 1000, अब मोलर 100। आगे समझ में? मोलर 100 अब मोलल 1000। समझ में आई बात है? अवाष्पशील विलय के 1 मोल को कितना ग्राम में था? 1000। कितना ग्राम में? 1000 ग्राम क्या रहेगा? विलायक। 1 मोल कितना ग्राम में? 1000 ग्राम विलायक में। एक 1000 ग्राम विलायक में मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं। समझ में आई बात है? कितना ग्राम में मिला देते हैं? 1000 ग्राम में हम लोग मिला देते हैं। तो हिमांक में होने वाला जो अवनमन होगा, हिमांक में जो फ्रीजिंग करने वाला में हिमांक में जो कमी होगा, अवनमन होगा, उसी को हम लोग मोलल है ना अवनमन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन कहते हैं। तो अवाष्पशील विलय के 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो हिमांक में होने वाला अवनमन, तो हिमांक में होने वाला अवनमन, हिमांक में होने वाला अवनमन क्या कहलाएगा? हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। समझे कि नहीं? होने वाला अवनमन क्या कहलाता है? अरे यार, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। कोई दिक्कत? कहलाता है। क्लियर हो गया? अब इसको किससे सूचित करेंगे? तो केएफ से ही सूचित करेंगे। इसे कैसे सूचित करते हैं? केएफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? केएफ से। तो यहाँ पे डेल्टा जो टीएफ होगा वह हो जाएगा केएफ गुना मोलल। तो मोलल का मतलब हो गया, मोललता का मतलब होगा डब्ल्यू गुना 1000 बटा एम गुना बड़का डब्ल्यू। समझे कि नहीं? तो इसी को लिख दीजिए केएफ। डब्ल्यू गुना कितना लेना होगा? यहाँ पे 1000, एम गुना बड़का डब्ल्यू भी किस में रहेगा? ग्राम में। ये भी किस में रहेगा? ग्राम में। क्लियर हो गया? ये भी किस में रहेगा? ग्राम में। अब इसको जरा सा समेटते हैं, ऊपर समेट दें। अब अहिए पढ़ी पढ़ा देते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। अगला क्या पढ़ा दे रहे हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए ध्यान से, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है? देखिए ध्यान से, अवाष्पशील विलय को चाहे ऐसे लिख दे का 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में होने वाली जो अवनमन होता है, उसको मोलर, और इसी लिखते हैं। अभी बदल देते हैं परिभाषा में। कैसे लिखेंगे? 1000 ग्राम विलायक है ना, तो यहाँ विलायक कितना रहेगा? 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलय के 1 मोल को मिलाने पर, 1 मोल को मिलाने पर है ना, हिमांक में होने वाले अवनमन को, क्या चीज को? अवनमन को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आगे समझ में? स्थिरांक कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सेम चीज बता दी आप लोगों को। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जब फॉर्मूला लिखिएगा तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केएफ गुना डब्ल्यू गुना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 100 बटा एम गुना बढ़का डब्ल्यू। ये भी किस में रहेगा? ग्राम में। आया समझ में? ये भी किस में रहेगा? ग्राम में। समझ में आ गया सबको? तो ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग पढ़ लेंगे परासरण दाब। सब तुरंत खत्म हो जाएगा तो नहीं, टॉपिक है। क्या हो जाएगा? कोई टॉपिक रहेगा।
समझे कि नहीं? कितना देरी हो गया है? 1 घंटा ना हुआ है, 1 घंटा नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, परासरण। परासरण क्या है जी? परासरण क्या है? क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोसिस, यही ना कहते हैं। परासरण क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, है कि नहीं? परासरण क्या है तब ना परासरण दाब पढ़ाएंगे। पहले पढ़ लीजिए परासरण, फिर विसरण, तब परासरण दाब पढ़ा देंगे, तीनों चीज, ठीक है ना? तो परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, देखिए ध्यान से। विलायक का कण, किसका कण? विलायक का कण। किसका कण? विलायक का कण, समझे? विलायक का कण का, विलायक के कण का अपनी उच्च सांद्रता से, अपनी उच्च सांद्रता से, अपनी उच्च सांद्रता से किधर? निम्न सांद्रता की ओर। किधर? निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन। पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। आया समझ में? विलायक का कण का अपनी उच्च सांद्रता से, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन से, निम्न सांद्रता की ओर यानी कि तनु की ओर, है ना, कि गाढ़ापन कम की ओर पारगम्य झिल्ली द्वारा जो गमन होगा उसी को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। समझ में आ गया बात? यहीं पर एक लाइन सीख लेते हैं विसरण के भी बारे में। किसके बारे में? विसरण के बारे में। विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है। विसरण क्या है? वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया है जिसमें विलय के अणु, जिसमें विलय के अणु, जो विलय का अणु होगा विलयन में चलकर, विलयन में चलकर, जैसे विलय का जो अणु होगा वह पूरे विलयन में चलकर, किसमें चलकर? विलयन में चलकर सभी भागों में सांद्रण, सभी भागों में सांद्रण समान रखे। क्या रखे? समान रखते हैं, समान रखते हैं। आया समझ में? उदाहरण देते हैं, जैसे देखिए आप ले लीजिए एक रंग, रंग का एक कण ले लीजिए ना, होली होली में मिलता है रंग, रंग का इतना दाना ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, वो एक ही जगह जाएगा कि पूरा पनिया में फैल जाएगा। बोलिए जोर से, जोर से बोलिए। जैसे रंग हम इतना लिए, पानी में डाल दिए, तो उसका कणवा एक ही जगह अंदर डूबेगा कि पूरा पनिया में फैल जाएगा। तो पूरा पानी में कैसे फैला? विसरण की वजह से। कैसे फैला? विसरण की वजह से। विलय के अणु, विलय का अणु विलयन में चलकर सभी भागों में सांद्रता समान रखे। आप रंग भरनी ले लीजिए, उसको डालिए एक बूंद नीचे पानी में, तो पूरा पानी में फैलेगा ना, पूरे पानी को उस कलर का कर देगा ना जिस कलर का आप रखे हैं। तो किस विधि से पूरे पानी को फैला, पूरे पानी में फैल गया और समान रूप से फैला? तो विसरण की वजह से। किसकी वजह से? विसरण की वजह से। और परासरण, तो परासरण में उच्च सांद्रता से, माने गाढ़ापन से किस धर की ओर आवे? पतला हो। गाढ़ापन से क्या हो? पतला हो, परगम्य झिल्ली की ओर आवे, गमन करे, तो उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब देख लेंगे हम लोग क्या चीज? परासरण दाब। परासरण दाब को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या कहते हैं उसको? ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या बोलते हैं? परासरण दाब, ऑस्मोसिस
प्रेशर। प्रासरण दाब क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या है ये? तो वह दाब जो परासरण प्रक्रिया को रोक दे, ऐसा दाब लगाइए कि जो परासरण हो रहा था उसको क्या कर दे? रोक दे। परासरण दाब कहलाता है। समझ में आ गई बात? फिर से देखिए, ए आप लोग यहां हैं? फिर बोलती नहीं है। वह दाब, क्या लिखेंगे? वह दाब जो परासरण क्रिया को, जो परासरण क्रिया को क्या कर दे? रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। जो परासरण क्रिया को क्या करता है? रोक देता है। परासरण दाब, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। आगे समझ में? इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। समझ में आया? अब देखिए यहां पे जो इसका कहने का मतलब, जब रोक रहा है तो इस सांद्रता जो कम सांद्रता से कम सांद्रता हो रहा था उसी को रोक देगा। तो यानी कि यह समानुपाती होता है। पाई समानुपाती होगा सी का। सी बोले तो ताप का, अरे सी बोले तो सांद्रता का। सी बोले तो क्या चीज का? सांद्रता का। सी क्या है? सांद्रता। आया समझ में? और पाई क्या होता है? तो पाई समानुपाती होता है टेम्परेचर का। किसका होता है? टेम्परेचर का। टी से क्या लिखेगा? ताप। समझ में आ गया बात? टी से क्या होता है? दोनों का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहां से देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या देखिएगा? तो पाई जो है ये तो समानुपाती हो जाएगा, दोनों का हो रहा है समानुपाती, यानी कि C इंटू टी। क्या हो जाएगा? C इंटू टी। आ रहा है समझ में? C इंटू टी। अब देख लीजिए यहां, अब क्या होगा? तो पाई, अब जब समानुपाती हटाइएगा तो बराबर लग जाएगा। अब बराबर जब लग जाएगा तो कोई एक ठो कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम हम एस रखते हैं। क्या रखते हैं? एस। तो एस सी टी। तो इसको बढ़िया से लिख दीजिए, चलिए इसको बढ़िया से लिख दीजिए। अब क्या हो गया? पाई बराबर सी एस टी। क्या लिखेंगे? सी एस टी। एक बात है। अगर आप एस नहीं लिखना चाहें तब हम सर एस नहीं लिखना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि दूसरा नाम रख दीजिए। तो ये भी नाम प्रचलित है जो आपको बता रहे हैं। तो पाई समानुपाती है किसका? सीटी का। तो पाई जब समानुपाती हटाइएगा तो यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको एस न रख करके आप क्या रख दीजिए? आर इंटू सी टी। आर इंटू सी टी। अब इसको भी बढ़िया सब समझा रख दीजिए। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग सी आर टी। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। समझ में आ गई बात? बैटरी समाप्त हो गया। बैटरी क्या हो गया? समाप्त हो गया बैटरी। ठीक है, अब समझ लीजिए हम लोग कहां, अब आ जाइए परासरण दाब की सीमाएं। परासरण दाब की सीमाएं पूरा हो नहीं करेगा, काट दीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए। परासरण दाब की सीमाएं, परासरण दाब की सीमाएं। चलिए हम लोग अब कल भेंट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल चैप्टर समाप्त करेंगे। कल चैप्टर क्या कर देंगे? समाप्त। बहुत 10 मिनट 15 मिनट का चैप्टर रहेगा, कल ही समाप्त कर देंगे। चलिए।